सभी आतंक की ताकतों ने भारत को कैसे चारों तरफ से घेर लिया है, ये आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। जियो स्ट्रेटेजिक इवेंट्स इस तरह से घटित हो रहे हैं कि पूरे एशिया में इस समय अस्थिरता फैलाने वाली ताकतें मजबूत हो रही हैं। भारत और जापान जैसे गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो एशिया में मजबूत लोकतांत्रिक देश बहुत कम है। पूरा एशिया आतंकवादी गिरोहों की पकड़ में है। कई तरह के तालिबान हैं, हक्कानी गिरोह हैं, हिजबुल्लाह है, लश्कर है, जैश है, इस्लामी स्टेट है, उसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं। पश्चिम एशिया में लेबनान और सीरिया से लेकर पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया तक दमनकारी ताकतें सत्ता पर काबिज हो चुकी हैं। पश्चिम एशिया में एर्दोगान तुर्की को लगातार कट्टरतावाद का अखाड़ा बना रहे हैं। उनको मुसलमानों का खलीफा बनने का शौक चल रहा है। वे लगातार पाकिस्तान और दूसरी आतंकवादी ताकतों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अजरबैजान के साथ मिलकर तुर्की और पाकिस्तान ने युद्ध जीता और नगोर्नो काराबाग के बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। तुर्की और पाकिस्तान ने इस आतंकवादी जीत को एक सिंबल बनाकर पेश किया, जिससे आतंकवादियों की बहुत हौसले बढ़ गए हैं। चीन भी आतंकियों की इस जमात में एक यजमान की हैसियत से जुड़ चुका है। आतंकवादी मसूद अजहर पर यूएन प्रतिबंधों का चीन ने बहुत विरोध किया था, आपको याद होगा। हालांकि चीन ने इस आतंकी एक्सिस को अपने OBOR वन बेल्ट वन रोड के सहारे एक सुंदर नाम देकर इकट्ठा करने की कोशिश की है। ये बात आप सभी जानते होंगे कि यह जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड है, जिसका CPEC एक हिस्सा है, उन्हीं मरजीवड़े देशों का एक बंदरिया नाच है जो चीन की डुगडुगी पर नाचते हैं। तो ये जो एक आतंकी एक्सिस तैयार हो रहा है, तुर्की इसी आतंकी एक्सिस का पश्चिमी छोर है। पाकिस्तान इसका एक एपिसेंटर है। इस आतंकी ज्वालामुखी में लावा भरने का काम चीन करता है। हालांकि होता यह है कि चीन की ताकत को देखते हुए दुनिया के देश उसके मुंह पर यह बात कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, पर सच्चाई यही है कि दुनिया की हर गड़बड़, कोरोना से लेकर तालिबान तक, ड्रग सप्लाई से लेकर हथियारों की तस्करी तक, इंटरनेट हैकिंग से लेकर करेंसी मैनिपुलेशन तक, हर जगह चीन के फिंगरप्रिंट्स मौजूद रहते हैं। इस्लाम में शैतान का एक तस्वुर पेश किया गया है। दुनिया में जो भी गलत है, जो भी गंदा है, जो भी गैरवाजिब है, वह शैतान से जुड़ा है। आज दुनिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी चीन को इस्लामी शैतान जैसा बता रहे हैं, जो हर एक गलत, गंदे और गैरवाजिब काम से जुड़ा हुआ है। हम आतंक की धुरी या आतंकी एक्सेस की बात कर रहे थे, जो पश्चिम में तुर्की से शुरू होता है, और चीन ने $400 बिलियन के निवेश की बात करके ईरान को भी अपने गैंग में मिला लिया है। बदले में ईरान ने चीन को चाबहार पोर्ट से लगता हुआ एक टर्मिनल चीन को दे दिया है, और ये इसलिए हुआ है कि चाबहार पोर्ट की महत्ता को कम किया जा सके और इस लगते पोर्ट को चीन ऑपरेट कर सकेगा। जबकि इससे पहले भी इस चाबहार पोर्ट के 60-70 किलोमीटर के दायरे में चीन पहले से अपना एक सैनिक बेस पाकिस्तान के गवादर में बना रहा है। अफगानिस्तान में कुछ नया हुआ है। यहां तालिबान की जीत ने आतंक को एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ पेश किया है। ये ऐसा है जैसे कोई डाकू किसी राजा को मारकर उसकी गद्दी हथिया ले और कहे कि अब राजकाज उसका हक है और उसे राज की गरिमा मिलनी चाहिए। चीन ने भी घोषणा कर दी है कि वह तालिबान सरकार को अरबों डॉलर की सहायता देने वाला है। उधर पाकिस्तान चारों तरफ बेचैन घूम रहा है, दुनिया के लोगों से, दुनिया के देशों से यह गुहार लगाता हुआ कि इस अफगानी ताकत को, जो तालिबान के रूप में सत्ता पर काबिज हुई है, उसे रिकॉग्निशन दें और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दें। चीन ने ऐसा ही एक बच्चा उत्तर कोरिया के नाम से भी पाल रखा है। यह देश भी दुनिया के किसी नियम कायदे कानून से बंधा हुआ नहीं है। तो तुर्की से लेकर इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया तक की ताकतें
या तो आतंकवादी विचारधारा पर टिकी हुई हैं या आतंक को सपोर्ट कर रही हैं। पूरे एशिया महाद्वीप में ये ताकतें सिर उठा रही हैं। भारत की पूरी उत्तर दिशा, जितना भी भारत से उत्तर के देशों से कांटेक्ट हो सकता था, भारत का पूरा उत्तर सीमांत आज आतंकिस्तान हो चुका है। इन लोगों ने मिलकर भारत को पूरे विश्व से लगभग काट दिया है। चीन ने अपने OBOR के नाम पर अनेक देशों को गुलाम बना लिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका तो इसके उदाहरण है ही। मालदीव को भारत ने $4 बिलियन की सहायता देकर संभाल लिया था, वरना मालदीव भी आज गुलाम हो गया होता। म्यांमार में परोक्ष रूप से सेना के नाम पर चीन के दखल वाला सरकारी सिस्टम चल रहा है। कंबोडिया का पूरा पोर्ट चीन ने हड़प लिया है और उस पर अपनी नौसेना का बेस बना दिया है। लाओस में भी उसकी कब्जा चल रहा है। बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर चीन का अधिकार है और अरब सागर में चीन दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, इथियोपिया, सोमालिया और ऊपर जिबूती तक अपने सैनिक बेस बना चुका है। हमने देखा था कि WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ने किस तरह से कोविड-19 को लेकर चीन की वकालत की थी। इथियोपिया के लोग कहते हैं कि डॉक्टर टेड्रोस और उनके परिवार पर चीन ने बड़ी मेहरबानी की हुई है और वे उसी का बदला चुका रहे हैं। असलियत में किसी एक परिवार की बात नहीं है, वहां की पूरी राजनीति को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जिबूती में चीन का एक नौसैनिक बेस है, हम सभी जानते हैं, और जिबूती से चाबहार और ग्वादर बहुत दूर नहीं है। तो पूरी की पूरी भू राजनीतिक संरचना को देखने से लगता है कि असली खेल तो चीन खेल रहा है और विश्व की शक्तियां उसे अभी समझ नहीं पा रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का उदय तो मात्र एक छोटी सी घटना है जिसे चीन के एक प्यादे पाकिस्तान ने खेला है। हालांकि ये वही है जो चीन के हितों को पूरा करता है। अफगानिस्तान के बकरे को पाकिस्तान ने शिकार किया है और उसको मारकर अपने आका चीन के आगे डाल दिया है कि हुजूर खाइए इसको। बारीक नजर रखने वाले देख पा रहे हैं कि तालिबान जैसा असलियत में कुछ भी नहीं है। यह एक जिन है जिसे पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने पैदा किया था। आपको याद होगा, जो ये धार्मिक कट्टरवाद है, ये जनरल जियाउल हक की ही देन है। बेनजीर ने इसे पाला पोसा था, ISI ने इसे पढ़ाया था, ट्रेन किया था, और अब इमरान खान ने उस जिन को अफगानिस्तान में मजदूरी करने के लिए भेज दिया है। वहां जाकर उस जिन्न ने काबुल में अपनी सरकार बना ली है। तो ध्यान से देखें आप, तो पाकिस्तान और ISI से बाहर तालिबान जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक दीवार पर प्रोजेक्टर की बनी हुई इमेज जैसा है। तालिबान कुछ नहीं है, जो भी है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की ISI है। यह पाकिस्तान और ISI की औलाद है, जिसे पाकिस्तान अपने मालिक चीन की सेवा करवाएगा। और इसका कारण है कि क्यों करवाएगा, उसे भारत से अपना बदला लेना है। सबसे अचरज की बात यह है कि 20 साल की लड़ाई, खरबों खरब डॉलर की बर्बादी, और उसके बावजूद भी एक बहुत शर्मनाक हार मिलने पर भी अमेरिका यह सब देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। और बात भी सही है कि यदि इसे देख पाता और समझ पाता तो हारता क्यों, और पाकिस्तान के हाथ यूं मामू क्यों बनता। पाकिस्तान ने उससे पैसे भी लिए और उसको मूर्ख भी बनाया और उसको हरा भी दिया। तो अंत में आप ये देखेंगे कि दुनिया में जहां भी जितना भी आतंकवाद है वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा है। जितनी आतंकवादी सरकारें हैं वे पाकिस्तान की सरकार की मित्र हैं। तुर्की है, अजरबैजान है, सीरिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब इसके उदाहरण हैं। आतंकवाद को फंड प्रदान करने वाले देश पाकिस्तान के माई बाप हैं। चीन को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कौन है। तो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया है। भारत को उत्तर दिशा में इन्होंने भू राजनीतिक रूप से काटकर अलग कर दिया है। पूरे एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत से सीधे संपर्क में हो। जहां कहीं से भी भारत के मित्र देश आ सकते हैं, वहां रास्ते में इस
तुर्की से लेकर नॉर्थ कोरिया तक की इस आतंकवादी बेल्ट ने भारत को सेक्लूडेड कर दिया है, सेक्लूजन में डाल दिया है। पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, दक्षिण में श्रीलंका से नौसैनिक रूप से जोड़ दिया है और भारत को घेर लिया है इन्होंने। श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबा पोर्ट से अफ्रीका के कई देशों तथा चाबहार और ग्वादर को जोड़कर भारत का सामरिक घेरा चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बहुत टाइट कर दिया है और ये दोनों देश इस घेरे को लगातार कसते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों का उदय एक ऐसी ही घटना है जो भारत के सामरिक घेरे को टाइट करती है। इसे कुछ लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते थे, लेकिन मैं इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बजाय सामरिक घेरा कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि इसने भारत को थल और जल दोनों तरफ से घेर लिया है। इसने भारत पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया है और इसमें एक विशेष बात है, चीन के इस घेरे में ये जितने क्लाइंट स्टेट्स हैं, तुर्की है, अजरबैजान है, अफ्रीका के देश हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब चीन से हथियार खरीदते हैं। इस घेरे को बनाकर चीन पैसा भी कमा रहा है, जबकि भारत को उनसे सामना करने के लिए अपने हथियारों पर उतना ही ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो चीन ने ऐसी चतुराई से इस घेरे को तैयार किया है कि वह उसे आर्थिक और सामरिक दोनों लाभ दे रहा है, जबकि भारत के लिए यह आर्थिक और सामरिक दोनों दिशाओं से भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। पिछले वर्ष तक भारत को 2 फ्रंट वार की तैयारी करनी होती थी, लेकिन जब से ये तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, अब उसे 2.5 फ्रंट की तैयारी करनी होगी। ये अफगानी तालिबान पाकिस्तान की मदद को आएंगे तो आधा फ्रंट इनके आतंकवादियों से और जुड़ जाएगा और अगर बात बहुत जल्दी ही काबू ना की गई तो एक और फ्रंट खुलेगा जो श्रीलंका में होगा, तो उसे मिलाकर ये 3.5 फ्रंट हो जाएगा। 3.5 फ्रंट पे भारत को लड़ना पड़ेगा। हालांकि इस बार तो भारतीय कूटनीति ने यांकी ओली की जो जोड़ी थी उसकी चोट को बचा दिया है, मिस कर दिया है और भारत बच गया है। लेकिन भविष्य में यदि यह फिर रिपीट हो गया तो चौथा फ्रंट नेपाल का भी जुड़ जाएगा और भारत को 4.5 फ्रंट पर लड़ना होगा। 4.5 फ्रंट की युद्ध नीति भारत को तब करनी होगी और यह असलियत में लड़ाई से पहले ही जीत सुनिश्चित करने की चीन की रणनीति है। अब बारी भारत की है अपना जवाब तैयार करने के लिए। ऐसी ही स्ट्रेटेजिक इंडिया के तहत हम और वीडियो लाएंगे। अगली वीडियो तक प्रणाम।